हेलो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए टाइम डिपेंडेंट टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड हियर वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m on this term, then we get p square by 2m plus v and now operate sin both side। तो देखिए साइन को ऑपरेट किया बोथ साइड, तो e साइन p स्क्वायर बाई 2m साइन प्लस वी साइन। अब देखिए एनर्जी ऑपरेटर, ये जब हम ऑपरेटर का लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये एनर्जी ऑपरेटर होता है और ये मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, तो देखिए E इज इक्वल टू आयोटा एच के डेल अपॉन डेल टी इज एंड P इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच के डेल। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू को यहाँ E की जगह पुट किया, तो देखिए आयोटा एच के डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ P की जगह वैल्यू पुट किया माइनस आयोटा एच के डेल अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन 2m साइन प्लस वी साइन। ठीक है, तो देखिए ये टर्म एज इट इज़, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस और आयोटा स्क्वायर करेंगे तो वापस माइनस एच के स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस वी साइन। क्लियर। अब देखिए दिस इज 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि पिछले लेक्चर में कि श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, तो उसके लिए हमने जब कैलकुलेशन करती है हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आया था, आयोटा एच केट डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच केट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वहाँ पर ये जो वी साइन की टर्म है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर वी साइन की वैल्यू ज़ीरो थी। क्यों नहीं थी वहाँ पर वैल्यू, क्योंकि हमने ये बोला था कि फ्री पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी फ्री पार्टिकल के लिए। ठीक है, और यहाँ तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। अब देखिए अगर यहाँ भी हम फ्री पार्टिकल को डिस्कस करें, ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी उस कंडीशन में, तो हमारे पास वापस से यही वेव फंक्शन बनेगा जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, अगर इस टर्म में से साइन को बाहर ले लें, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस एच केट स्क्वायर बाई 2m प्लस डेल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, डेल स्क्वायर प्लस v और ये साइन। तो ये जो टर्म होती है, ये जो इनसाइड द ब्रैकेट टर्म है, इस टर्म को बोलते हैं हैमिल्टोनियन। ठीक है, सो नेक्स्ट सी दैट, सो देखिए एल एच एस टर्म इज एज इट इज़ आयोटा एच के डेल अपॉन डेल टी साइन, और आर एच एस टर्म इस तरीके से माइनस एच के स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साइन। अब ये जो ब्रैकेट के इनसाइड टर्म है ये हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो देखिए ये एनर्जी ऑपरेटर था हमें पता है, तो ई साइन इज इक्वल टू ये हो गया एच केप साइन, और इसको इस तरीके से लिखते हैं एच साइन इज इक्वल टू ई साइन, वेयर ई इज द आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर एच केप। देखिए आइगन वैल्यू क्या होता है यहाँ पर, अब देखिए कोई वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन पे अगर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस वेव फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट टर्म आती है यहाँ पर, तो ये जो ए है ना, इस ए को बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, और ये जो वेव फंक्शन होता है इसको बोलते हैं आइगन फंक्शन। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी, आइगन फंक्शन कब होगा, वेव फंक्शन कब होता है, जब टाइम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तब वहाँ पर वेव फंक्शन होता है, लेकिन टाइम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो वहाँ आइगन फंक्शन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है ये वेव एक तरीके से आइगन फंक्शन है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट इक्वेशन होगी उसको बोलते हैं आइगन इक्वेशन। तो जनरली हमें अभी यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आइगन वैल्यू क्या होती है। तो कोई वेव फंक्शन ऐसा ही उस पर एक कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वेव फंक्शन के साथ में जो कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में होती हैं वही होती हैं आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेव फंक्शन पे एच केप कोई ऑपरेटर अप्लाई किया, तो इस वेव फंक्शन के साथ में ये जो कांस्टेंट टर्म है ई, ठीक है, ये ई क्या है, आइगन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए टाइम डिपेंडेंट में जो था साइन जो था वेव फंक्शन साइन आर टी की फॉर्म में था, यहाँ पर पोजीशन टाइम दोनों पे डिपेंडेंट था। अभी यहाँ पर हमें टाइम इंडिपेंडेंट करना है जहाँ पर वेव फंक्शन जो है ओनली पोजीशन पे डिपेंड करे, टाइम पर डिपेंड ना करे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है हमें, वेव फंक्शन साइन आर टी इज इन श्रोडिंगर इक्वेशन डिपेंड ऑन पोजिशन एंड टाइम टू ऑब्टेन
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वेव फंक्शन साइन आर टी इज सेपरेटेड। तो सो देखिए वेरिएबल सेपरेबल से क्या करना है हमें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से साइन आर टी था इसको दो वेव फंक्शन में डिवाइड कर दिया। जो पोजीशन पे डिपेंडेंट है वो साइन आर और जो टाइम पे डिपेंडेंट है वो फाई टी, दो अलग अलग वेव फंक्शन डिपेंड ऑन पोजीशन एंड वेव फंक्शन डिपेंड ऑन टाइम। क्लियर। तो देखिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी हमारे पास, माइनस आयोटा एच के डेल अपॉन डेल टी, डेल साइन अपॉन डेल टी। तो देखिए सॉरी माइनस नहीं था, आयोटा एच के डेल साइन अपॉन डेल टी। तो देखिए आयोटा एच के डेल अपॉन डेल टी और साइन जो है यहाँ पर हम पोजीशन और टाइम दोनों का फैक्टर ले रहे हैं एक बार, साइन आर टी इज इक्वल टू क्या था, माइनस एच एट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस वी साइन। तो देखिए माइनस एच के स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन को लिख दिया साइन आर टी और वी साइन आर टी। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइन आर टी है, इस साइन आर टी को हमने ऊपर अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सेपरेट कर लिया था। तो साइन आर और फाई टी, यहाँ पर भी साइन आर और फाई टी और यहाँ भी साइन आर फाई टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है डेरिवेटिव ओनली टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ओनली ये फंक्शन वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए डेल स्क्वायर जो है ये क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, मतलब वहाँ पे पोजीशन का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली ये साइन आर जो ये वेरिएबल क्वांटिटी फाई टी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये फाई टी बाहर ले लिया, डेल स्क्वायर साइन आर और ये एज इट इज़। ठीक है, अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो साइन आर फाई टी से। तो देखिए साइन आर और फाई टी से डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ पर ये साइन आर से साइन आर कट जाएगा, तो आयोटा एच केट फाई टी डेल फाई टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, तो माइनस एच केट स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन आर डेल टू साइन आर और प्लस v। ठीक है, तो अब देखिए जो एल एच एस टर्म है ये ओनली एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट है, टाइम पर। देखिए ठीक है, और ये जो आर एच एस टर्म है ये ओनली एक ही फैक्टर पर डिपेंड है विच इज़ पोजीशन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जब इस तरह की इक्वेशन में जाती है तो उनको किसी कांस्टेंट के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, तो हियर वी एज्यूम एनी कांस्टेंट, लेट्स सी दिस टर्म इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट एंड दिस टर्म आल्सो इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। सो लेट्स सी दैट फ्रॉम इक्वेशन 2 it is clear that LHS and RHS dependent on separate function. Okay, LHS depend on time and RHS depend on position, but it is possible only when these both are equal to any constant. So here dimension of LHS is equal to energy. So suppose this constant is energy. देखिए जो LHS टर्म थी ना आयोटा एच के फाई टी फाई अपॉन फाई टी डेल फाई टी अपॉन डेल टी, इस टर्म को किसी कांस्टेंट के इक्वल एज्यूम विच कांस्टेंट इज ई, एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो एनर्जी के इक्वल। जैसे देखिए डायमेंशन कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी की डायमेंशन लिख दी है, और ये जो एच केट है, एच केट जूल पर सेकेंड से इसकी यूनिट से, तो इसकी डायमेंशन और ये जो टाइम, इन सब की डायमेंशन जब हम पुट करेंगे तो एल एच एस और आर एच एस दोनों की डायमेंशन सेम आएगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो एल एच एस टर्म थी ना हमारे पास उसको हमने एनर्जी का इक्वल कांस्टेंट माना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, E इज इक्वल टू आयोटा एच केट अपॉन फाई टी डेल फाई टी अपॉन डेल टी। और ये जो चीज़ ना आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे हुआ, इसकी जगह एच केट की जगह वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पर ये जो टाइम का फैक्टर है इनके इन सब की अगर डायमेंशन पुट करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर जो डायमेंशन आएगी वो इक्वल होगी एनर्जी के। ठीक है, तो देखिए तो इस टर्म को मतलब जो एल एच एस टर्म थी उसको हमने किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, ई के इक्वल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड को तो हमने ई लिख दिया, और आर एच एस टर्म यही थी हमारे पास जो पोजीशन पे डिपेंडेंट थी, माइनस एच के स्क्वायर बाई 2m 1 अपॉन साइन आर डेल 2 साइन आर प्लस वी। ठीक है, इस साइन आर को क्या किया हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए ई साइन आर इज इक्वल टू माइनस एच केट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन आर, सॉरी यहाँ पर है ना ये मैंने इसका एलसीएम लिया था, ये यहाँ पर तो एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम लेने के बाद में ये जो साइन आर था इसको इधर मल्टीप्लाई किया ना, तो ये साइन आर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये टर्म लिखना स्किप हो गया, आप लोग देख लेना। ओके, तो
दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है ये ओनली पोजीशन पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। ई साइन आर इज इक्वल टू माइनस एच केट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साइन अपॉन डेल 2 साइन आर प्लस वी। ओके, एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, देखिए इक्वेशन 3 क्या थी, ई इज इक्वल टू आयोटा एच केट 1/5t डेल 5t अपॉन डेल टी। ठीक है, देखिए अब यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, देखो टाइम वाला फैक्टर एक तरफ, ये फैक्टर सॉरी ये जो है ना यहाँ पर ये देखो ये फैक्टर, तो डेल 5t अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, देखिए ये ई ये एच केट जो है ये आयोटा एच केट इसके अपॉन में आएगा, एक मिनट देखिए ये डेल ये ई और ये डेल टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ई और डेल टी तो लिख दिया, और ये आयोटा एच केट जो है ये क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए नीचे यहाँ पर क्या हो गया, अभी डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आयोटा ई एच केट, आयोटा ई अपॉन एच केट और ये डेल टी। ठीक है, तो देखिए इनको वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो हमारे पास ये आ गया डेल 5t अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई अपॉन एच केट डेल टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं हम। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पे देखिए क्या होगा, ये 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ ln x। ठीक है, और माइनस आयोटा ई अपॉन एच केट कॉन्स्टेंट और डेल टी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और प्लस ln 50। अब देखिए ये ln 50 क्या है, ये एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर ln ही क्यों लिया, अगर मेरे को इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट लिखना मैं c भी लिख सकता था, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब LHS में अगर कोई log का फंक्शन बन रहा है ना, तो जब यहाँ पर हम जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई लिखेंगे तो वो भी हमें ln की फॉर्म में, log की फॉर्म में ही लिखना है। अगर यहाँ पर मान लिया x या y समथिंग कुछ आता तब हम यहाँ पे c लिख सकते थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर फॉर t इज इक्वल टू 0, जब देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो ln मतलब 5 इज इक्वल टू 5 नॉट एक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए ये जो टर्म है 5 नॉट, ये इसके अपॉन में मतलब ln 5t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ln 5 ये टर्म माइनस ln 5 नॉट और ये माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच केट, ये टर्म एच इट इज। देखिए अब यहाँ पर लोग a माइनस लोग b हैं, तो ये होगा लोग a अपॉन बी मतलब 5 अपॉन 5 नॉट, और यहाँ पर ln आएगा, और जब इसका लोग हटाएंगे ठीक है तो ये टर्म जो है ये एक्सपोनेंशियल में हो जाएगी। ठीक है, और ये जो 5 नॉट है ये फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए 5t इज इक्वल टू 5 नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ई टी अपॉन एच केट। ठीक है, और इस वेव फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आर टी, जो देखिए इनिशियल वेव फंक्शन था ना साइन, जो वो हमारे पास किस पे डिपेंडेंट था, आर और टी मतलब पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंडेंट था। अब उसको हमने सेपरेट कर दिया, तो अब यहाँ पर वेव फंक्शन जो है साइन आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच केट। ओके, आई होप ये कैलकुलेशन और ये जो प्रोसेस थी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। थैंक यू।